स्वागत है। आज हम समुद्र में जहाज़ों के सफ़र से जुड़े एक बहुत ज़रूरी नियम पर बात करने वाले हैं। जी। कॉलरेक्स का नियम 13 मतलब ओवरटेकिंग। हाँ, ओवरटेकिंग। कैसे एक जहाज दूसरे को पास करता है। और हमारी ये जो बातचीत है ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित है। काफ़ी डिटेल नोट्स हैं। सुना है शायद एआई की मदद से भी उन्हें और बेहतर किया गया है। जी, काफी प्रामाणिक स्रोत लगते हैं, आईएमओ गाइडलाइंस वगैरह पर आधारित। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? इस नियम की तह तक जाना, खासकर ये समझना कि जब एक जहाज दूसरे से आगे निकलता है तो भाई जिम्मेदारी किसकी होती है। सीधी सी बात तो यही लगती है कि जो ओवरटेक कर रहा है उसे रास्ता देना है। हाँ, मतलब नियम का निचोड़ तो यही है, पर कैप्टन चौहान के नोट्स देखें तो पता चलता है कि इसमें कई और बातें हैं। मामला इतना सीधा भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नियम 13 लागू कब होता है। ये नहीं कि कोई भी जहाज पास से गुजरा और नियम 13 लग गया। हाँ, ये बात सही है। ये सिर्फ तभी लागू होता है जब पीछे वाला जहाज आगे वाले जहाज के स्टर्न सेक्टर से आ रहा हो। स्टर्न सेक्टर मतलब ठीक पीछे से, उसके पीछे के हिस्से के दोनों तरफ लगभग 22.5 डिग्री के कोण के अंदर से। अगर उस दायरे से कोई जहाज अप्रोच कर रहा है तेज रफ्तार से, तब वो ओवरटेकिंग सिचुएशन मानी जाएगी। अच्छा, 22.5 डिग्री पीछे की तरफ, तो मतलब अगर कोई साइड से आ रहा है, बिल्कुल बगल से, नहीं, तब वो ओवरटेकिंग नहीं कहलाएगा। वो क्रॉसिंग सिचुएशन हो सकती है। नियम 13 खास तौर पर पीछे से आने वाले जहाज के लिए है। समझ गया। तो मान लीजिए एक जहाज ए है, 10 नॉट पर जा रहा है और जहाज बी ठीक उसके पीछे उसी स्टर्न सेक्टर से 15 नॉट पर आ रहा है, तो यहाँ बी हुआ ओवरटेकिंग वेसल। हाँ, बिल्कुल, जहाज बी ही ओवरटेकिंग वेसल है। और यहीं से नियम 13 की सबसे अहम बात शुरू होती है, बी की जिम्मेदारियां। क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी? सबसे पहली और सबसे जरूरी, उसे हमेशा आगे वाले जहाज ए से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। उसे रास्ता देना है, क्लियर रखना है। सुरक्षित दूरी मतलब कितनी, कुछ अंदाजा? कैप्टन चौहान के नोट्स में साफ लिखा है, कम से कम 2 केबल। 2 केबल, ये कितना मीटर में? ये हुआ करीब 370 मीटर। और ध्यान रहे, ये कम से कम है। मौसम, जहाज का साइज, उसकी मूवमेंट, इन सब को देखकर दूरी बढ़ानी भी पड़ सकती है। 370 मीटर, ओके, ये तो हुई दूरी की बात, लेकिन उसे बताना भी तो पड़ेगा कि वो ओवरटेक करने वाला है। हाँ, बिल्कुल, इरादा जाहिर करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन। तो उसके लिए क्या तरीके हैं? सिग्नल्स? जी, नोट्स के मुताबिक अगर रात का वक्त है तो ओवरटेक करने वाले जहाज को 2 वर्टिकल फ्लैशिंग लाइट्स दिखानी होती हैं, एक के ऊपर एक। 2 फ्लैशिंग लाइट्स, ठीक है। और दिन में? दिन के उजाले में हॉर्न से सिग्नल देना होता है। अगर उसे दाहिनी तरफ से निकलना है तो एक लंबी और एक छोटी सीटी, 1 प्रोलॉन्ग्ड 1 शॉर्ट ब्लास्ट। एक लंबी, एक छोटी दाहिनी तरफ के लिए। और बाईं तरफ से? बाईं तरफ से निकलना है तो एक लंबी और 2 छोटी सीटियां, 1 प्रोलॉन्ग्ड 2 शॉर्ट ब्लास्ट्स। और जो आगे वाला जहाज है ए, उसे भी कुछ करना होता है? हाँ, उसे सहमति देनी होती है। अगर वो राजी है और रास्ता सुरक्षित है तो वो जवाब में एक लंबी, एक छोटी, फिर एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाएगा। प्रोलॉन्ग्ड शॉट, प्रोलॉन्ग्ड शॉट। अच्छा, ये सिग्नल वाला सिस्टम तो काफी पक्का लगता है, लेकिन क्या इसमें गलतियां नहीं होती? बहुत होती हैं। असल में ये आम गलतियों में से एक है। या तो सिग्नल देना ही नहीं, या गलत सिग्नल देना, या फिर दूसरे के सिग्नल को गलत समझ लेना, मिसकम्युनिकेशन। और क्या गलतियां होती हैं? नोट्स में कैप्टन चौहान जोर देते हैं कि सामने वाले जहाज की गति और उसके इरादे का गलत अंदाजा लगाना बहुत आम है, खासकर रात में या जब विजिबिलिटी कम हो। हाँ, ये तो हो सकता है। इसीलिए रेडार और एआईएस डेटा लगातार चेक करते रहना और पूरी ब्रिज टीम को, मतलब जो भी लोग जहाज चला रहे हैं, उन्हें अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। दिन गलतियों से बचने के लिए कैप्टन चौहान के नोट्स में कुछ खास सलाह है, जूनियर अधिकारियों के लिए शायद? हाँ है, जूनियर ऑफिसर्स के लिए तो एक तरह की चेकलिस्ट जैसी है। ओवरटेक शुरू करने से पहले वो खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। क्या सवाल? पहला, क्या मैं वाकई स्टर्न सेक्टर में हूँ? दूसरा, क्या मैंने सही सिग्नल दिया है और क्या मुझे सहमति मिल गई है? और तीसरा, क्या आगे बढ़ने के लिए रास्ता पूरी तरह साफ और सेफ है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। और सीनियर अधिकारियों के लिए? सीनियर्स के लिए सलाह है कि वो जहाज की हैंडलिंग क्षमता का ध्यान रखें। मतलब जहाज कितना फुर्तीला है, कितनी जल्दी मोड़ सकता है या रुक सकता है। इसे मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं।
अगर जहाज भारी है या मौसम खराब है, तेज हवाएं हैं, तो ओवरटेक करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। रिस्क बढ़ जाता है। सही बात है। अच्छा, और वो जहाज जो आगे चल रहा है, जिसे ओवरटेक किया जा रहा है, जी, ये वाला, उसकी क्या भूमिका रहती है? उसे कहते हैं स्टैंड ऑन वेसल। स्टैंड ऑन वेसल। हाँ, नियम के हिसाब से उसे सामान्यतः अपनी गति और दिशा बनाए रखनी चाहिए। मतलब वो सीधा चलता रहे। हाँ, ताकि पीछे वाला जो ओवरटेक कर रहा है वो अपना रास्ता प्लान करके सुरक्षित निकल सके। लेकिन अगर स्टैंड ऑन वेसल को लगता है कि टक्कर का खतरा बन रहा है, क्योंकि पीछे वाला जहाज शायद सही एक्शन नहीं ले रहा या बहुत पास आ गया है, तो फिर स्टैंड ऑन वेसल को भी टक्कर टालने के लिए एक्शन लेना होगा। अपनी स्पीड कम करनी पड़ सकती है या दिशा बदलनी पड़ सकती है। हाँ। अच्छा, तो जरूरत पड़ने पर वो भी एक्शन ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर टक्कर हो जाती है और ये साबित होता है कि गलती ओवरटेकिंग वेसल की थी, मतलब पीछे वाले जहाज की, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह भी खारिज हो सकता है। जिम्मेदारी उसी की मानी जाती है। सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि समुद्र में सेफ नेविगेशन के लिए, हादसों से बचने के लिए बहुत अहम है। सही कहा आपने। ये समुद्री सुरक्षा का एक तरह से आधार स्तंभ है। पर हाँ, ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जानकारी बढ़ाने के लिए है, समझने के लिए है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी असली समुद्री हालात में कोई भी फैसला हमेशा आईएमओ के जो लेटेस्ट नियम हैं, कंपनी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं और कॉलड्रिग्स की जो ऑफिशियल कॉपी है, उसी के आधार पे लेना चाहिए। एकदम सही। प्रोफेशनल जजमेंट और आधिकारिक नियमों का पालन सबसे ऊपर है। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, भविष्य में जब समुद्र में ऑटोमेटिक जहाज, मतलब सेल्फ ड्राइविंग शिप आम हो जाएंगे, हाँ, ऑटोनोमस वेसल्स, हाँ, तो वो नियम 13 की इन बारीकियों को कैसे समझेंगे? सिग्नल देना, इरादा समझना, मानवीय सूझबूझ, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे हैंडल करेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर काफी काम चल रहा है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें।